हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो कल हमने टॉपिक का स्टार्ट किया है हमारा समास, सामान्य हिंदी से रिलेटेड, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपसे जो बात कर ली थी वो मैंने आपसे समास की परिभाषा, समास का जो शाब्दिक अर्थ है, वो सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्टार्टिंग के, समास विग्रह है और समास, सामासिक पद या समस्त पद क्या होता है, उन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम सीधे आ गए थे समास के भेदों पर। ठीक है, समास के भेदों से रिलेटेड भी मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे, लेकिन अब आगे चर्चा करेंगे, हर एक समास की चर्चा करते हुए चलेंगे जहां से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, समास के मैंने आपको 6 भेद बताए थे। ठीक है, उसमें से हम सबसे पहले समास पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारा समास है कौन सा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। देखिए, इसके क्या क्या की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ताकि कभी भी आपको समास को पहचान करने में क्या ना आए, समस्या ना आए। ठीक है, सबसे पहले सुनिए अव्ययी भाव समास। जैसे हम इस अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं, इसका जो सबसे मुख्य बिंदु है वो क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद, प्रथम पद, या फिर आप कह सकते हैं पहला पद, पहला पद जो होता है वो क्या होता है, वो प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद या प्रथम पद कैसा होता है, प्रधान होता है। ठीक है, पहली बात तो क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, तो भी आपको आंसर क्या करना है, तो भी आपको आंसर अव्ययी भाव समास करना है। जो दूसरा इसका मुख्य बिंदु है वो कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा समास है, देखिए जिसके पूर्व पद में, जिसके पूर्व पद, देखिए पहला पद आ जाए, प्रथम पद आ जाए या पूर्व पद आ जाए। ठीक है, बात अव्ययी भाव समास की होती है, पूर्व पद में क्या आया हो, उपसर्ग आया हो, या फिर क्या आया हो, अव्यय शब्द आया हो, अव्यय शब्द आया हो, या अविकारी शब्द आया हो, अविकारी शब्द आया हो। ठीक है, तो वह भी कौन सा समास होता है, तो वो भी आपका जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जरा समझेंगे। देखिए, हिंदी में आपके कई भाषाओं के उपसर्गों को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिंदी के उपसर्ग भी आएंगे, यहाँ आपके संस्कृत के उपसर्ग भी आएंगे और कुछ अन्य भाषाओं के उपसर्ग भी यहाँ प्रयोग किए जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा सामासिक पद है जिसके पूर्व पद में क्या क्या आया हो, उपसर्ग आया हो, अव्यय शब्द आया हो या अविकारी शब्द आया हो, तो वहां भी कौन सा समास माना जाता है, उन समस्त पदों में भी आपका अव्ययी भाव समास माना जाता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास के 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला ये कि कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद कह दीजिए, पहला पद कह दीजिए या पूर्व पद कह दीजिए, वो तो पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, तो जब पहला पद प्रधान है तो इसका उत्तर पद कैसा हो जाएगा, उत्तर पद इसका गौड़ हो जाएगा या सामान्य। ठीक है, उत्तर पद कैसा हो जाएगा, गौड़, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सामान्य, क्योंकि जो मुख्य पद है, अब देखिए वहां प्रधान वर्ड भी आ सकता है, क्या वर्ड भी आ सकता है, श्रेष्ठ। ठीक है, कि पूर्व पद कैसा होता है, प्रधान होता है या पूर्व पद ही श्रेष्ठ होता है, तो वो समास अव्ययी भाव समास है। इसके पूर्व पद में, पूर्व पद में जो श्रेष्ठ होता है वहां क्या क्या आ सकता है, तो इसके पूर्व पद में उपसर्ग आ सकता है, कोई अव्यय शब्द आ सकता है, अविकारी शब्द आ सकता है, इनमें से कोई भी शब्द यहाँ प्रयोग किया जा सकता है इसके पूर्व पद में। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे की जरा बात करेंगे, इसके सामासिक पद समझेंगे जरा क्या क्या होते हैं इसके सामासिक पद, कैसे उनमें उपसर्ग जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, चलिए, जैसे मैं यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ कि अव्ययी भाव समास कहाँ होता है। ठीक है, जैसे आपने कई उदाहरण देखे होंगे, देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यहाँ भी आपके क्या है, यथा बल, अनुकरण, अनुकरण, अधिकरण, अधिकरण, निर्दोष, निर्दोष, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक, इन सभी में आपका क्या है, इन सभी सामासिक पदों में जो हमारा समास शामिल है वो कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास है। अगर हम इनको अलग अलग करके देखें, इनके विग्रह के रूप में देखें तो जरा समझेंगे, इन सभी सामासिक पदों के पूर्व पद में क्या जुड़ा हुआ है, या तो कोई अव्यय शब्द है या कोई अविकारी शब्द है। जैसे देखेंगे और भी शब्द देख लेते हैं, जैसे देखिए विनाश,
ये भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यथा शक्ति, यथा बलम। तो ये जो यथा शब्द है वो आपका कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है। पूर्व पद में अव्यय शब्द जुड़ा हुआ आ गया, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे प्रति, प्रति भी आपका क्या है, एक उपसर्ग है। यहाँ भी देखिए इसमें भी क्या जुड़ा है, प्रति उपसर्ग जुड़ा है। तो जिन सामासिक पदों में कोई अव्यय जुड़ा हो या कोई उपसर्ग जुड़ा हो या फिर कोई क्या जुड़ा हो, अविकारी शब्द जुड़ा हो, तो वहां जो आपका समास होता है, वहां कौन सा समास होता है, वहां अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद और क्या बात आपको जाननी है अव्ययीभाव समास के बारे में, वो और समझिए। एक तो ये सारे उदाहरण हो गए जहां हमारा अव्ययीभाव समास होता है। एक कंडीशन और है जहां आपका क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जरा वो वाली कंडीशन भी समझेंगे। जब क्या हो, जब किसी सामासिक पद में एक ही शब्द की आवृत्ति दोबारा हो जाए, एक ही शब्द की आवृत्ति पुनः हो जाए, तो उस सामासिक पद में भी और उस समस्त पद में भी कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास के लिए ये भी ध्यान रखेंगे। अव्ययीभाव समास कहाँ होगा, अव्ययीभाव समास जहां क्या हो, एक ही शब्द की, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो जाए, तो वहां भी आपका कौन सा समास होता है, वहां भी आपका अव्ययीभाव समास होता है। अब कैसे, उदाहरण समझेंगे इसके भी। जैसे आपने देखा होगा दिनों दिन, दिनों दिन, कानो कान, कानो कान। तो अब आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है या पुनः हो रही है। तो ऐसे भी जो सामासिक पद है वहां भी आपका जो समास होता है, वहां आपका कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। जब क्या हो, जब किसी शब्द की आवृत्ति क्या हो, दोबारा हो जाए, तो वहां भी हमारा कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे इसके बाद। आई होप ये भी क्लियर होगा। चलिए अब आगे के समास देखते हैं। ठीक है, तो अव्ययीभाव में ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अव्ययीभाव के बाद अब हम लोग दूसरा समास देखेंगे। ठीक है, चलिए जो दूसरा समास है वहां लेते हैं हम लोग कौन सा, पहले हम लोग कर्मधारय को पढ़ेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास। जो कर्मधारय में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसमें जो जो बात याद रखनी है वो जरा समझेंगे आप लोग। सबसे पहला पॉइंट, ये वह समास है जिसमें किसकी बात की जाती है, जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। ठीक है, किस किस की बात होती है, इसके एक पद में तो क्या होता है, किसी पद में तो विशेष्य होगा और दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में विशेषण होगा, दूसरे पद में क्या होता है, विशेषण। तो जहां विशेषण और विशेष्य की बात होती है वहां कौन सा समास होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको बताना है कि विशेषताओं वाला समास किसे कहा जाता है, तो विशेषता बताने वाला समास भी जो है विशेषताएं या विशेषताओं वाला समास, तो विशेषताओं वाला समास भी आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जिसमें क्या बताई जाए, जिसमें उपमेय और उपमान की, जिसमें उपमेय और उपमान की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, तो वहां भी कौन सा समास होता है, वहां भी आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, क्या क्या इसके पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जब भी उपमेय उपमान की बात होती है तो वो भी किस में होती है, वो भी कर्मधारय समास में होती है। जब भी विशेषण और विशेष्य की बात करेंगे तो वो भी किस में होती है, कर्मधारय समास में होती है। और जब भी अगर पूछा जाए कि भाई विशेषता बताने वाला समास कौन सा है, तो वहां भी आपका जो समास होता है वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब इसको जरा उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। और दो वर्णों को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। वो कौन कौन से वर्ण है, विशेषण और विशेष्य, ये क्या है जरा पहले ये समझेंगे। ठीक है, तब ये समास आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि वह सामासिक पद, इसकी परिभाषा क्या बनी जरा देख लेते हैं। वह सामासिक पद जिसमें क्या हो, जिसमें किसी विशेष्य की विशेषता बताई जाए
वहां हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से और समझेंगे, ठीक है। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, नीलोत्पलम, ठीक है, नीलोत्पलम। और मान लीजिए क्या लिखा है, नील गगन, नील गगन, पीतांबरम, पीतांबरम, श्वेत बालक, श्वेत बालक, मधुर फल, मधुर फल, ठीक है, महाजन, महाजन, गुरुदेव, गुरुदेव, सुसखा, सुसखा। चलिए इतने ही ले लेते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए जरा, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीलोत्पलम, ठीक है। नीलोत्पलम को जब आप अलग अलग विभाजित करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए, नील माने नीला और उत्पलम माने कमल। अब इसको देखिए, बोलने के दो तरीके होते हैं, या तो हम क्या कह सकते हैं, नीला है जो कमल, क्या कह सकते हैं, नीला है जो कमल, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो कमल है वो कैसा है, नीला है। तो हमने कमल की क्या बता दी, विशेषता बता दी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, श्याम बालक, श्याम बालक का मतलब क्या है, श्याम बालक का मतलब किससे है, श्याम यानी सांवला, बालक यानी कि बच्चा। तो श्याम बाल का वो बालक कैसा है, सांवला बालक, या फिर आप इसे कैसे कह सकते हैं, सांवला है जो बालक। इसको बोलने के दो तरीके हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि सामासिक पद या समस्त पद में क्या बताया जा रहा है, एक पद की दूसरे पद में क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो वहां उस सामासिक पद को हम किस समास के अंतर्गत पढ़ते हैं, वहां हम उसे कर्मधारय समास के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। सारे ही देखेंगे, जैसे देखिए, नील गगन, नील माने नीला, गगन माने क्या, आकाश, तो नीला आकाश, या नीला है जो आकाश, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे, देखिए, पीतांबरम, पीता का मतलब यहाँ किससे है, पीत से मतलब है पीले से, और यहाँ अंबरम का मतलब है वस्त्र से। तो यहाँ पीतांबर का मतलब हम किससे ले रहे हैं, पीले हैं जो वस्त्र। अब कुछ यहाँ किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि एक हमारा लिखा हुआ आता है सामासिक पद पीतांबर, तो देखिए पीतांबर जो शब्द है उसका मतलब ये भी हो जाता है कि पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, अर्थात वहां जो तीसरा अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, विष्णु। जब आपके ऑप्शन में पीतांबर सामासिक पद पूछा जाए और वहां आपके लिए बहुव्रीहि समास का ऑप्शन भी मौजूद हो, तो आप वहां पहले बहुव्रीहि को वरीयता देंगे, और बहुव्रीहि नहीं होगा तब आप इसे कहां ले जाएंगे, तब आप इसे कर्मधारय समास में ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, श्वेत बालक, श्वेत यानी कि सफेद या फिर गोरा, और बालक यानी कि बच्चा, तो कैसा बच्चा, श्वेत है यानी कि सफेद, या फिर आप साफ भी बोल सकते हैं, साफ है जो बालक, ठीक है। मधुर फलम यानी कि कैसा फल, मधुर फल, मीठा फल, या मीठा है जो फल। अगला देखेंगे, देखिए, महाजन, अब महाजन का मतलब क्या है, महान जन, जो जनों में भी कैसा है, महान है, ठीक है। महागुरु, तो यानी कि गुरु में भी जो कैसा है, महागुरु है। गुरुदेव, देवों में भी जो गुरु है, गुरु का मतलब किससे है, बड़ा, बड़े से है, ठीक है। सुसखा, सु माने अच्छा, और सखा यानी कि मित्र, अच्छा मित्र। तो हम इन सभी सामासिक पदों में क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ देखा कि यहाँ एक पद में दूसरे पद की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। एक तो विशेष है और दूसरा विशेषण है, ठीक है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया विशेषण और विशेष क्या होता है, तो मैं भी एक बार और समझा रही हूँ आपको। पहले आप ये देख लेंगे जो उदाहरण हमने यहाँ पढ़े, इसके बाद जरा आगे देखते हैं। ये विशेषण और विशेष का डाउट में क्लियर कर दूं, ठीक है, वो समझ नहीं आता कि वो क्या होता है, ठीक है। तो कर्मधारय समास के लिए दो वर्ड याद रखने पड़ते हैं, एक तो क्या याद रखना पड़ता है, विशेषण, और दूसरा वर्ड याद क्या रखना पड़ता है, विशेष, ठीक है, विशेष, विशेष, ठीक है। तो विशेषण क्या है, विशेषण से मतलब है विशेषता से, ठीक है, विशेषता से, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। विशेषण किसे कहा जाता है, किसी भी पद की, किसी भी मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो क्या बताई जा रही हो, विशेषता बताई जा रही हो, उसे तो कहा जाता है क्या, विशेषण। और विशेष क्या है, विशेष भी समझ लीजिए, विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, यानी कि वो संज्ञा, जिसकी
विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए आप इसे क्या समझते हैं, जो विशेषता बताई जाए, बताई जाए, जो विशेषता बताई जा रही है वो तो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, वो है विशेष्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जैसे आगे और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द आ गया यहीं पे, इसको क्लियर कर लेते हैं, कृष्ण सर्प। क्या आ गया, कृष्ण सर्प। अब आपसे ये पूछा गया कि इसमें भाई क्या मतलब है इसका, कृष्ण सर्प का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, काला, और सर्प का मतलब क्या है, सांप। तो अब यहां जरा बताइए कि विशेषण क्या है, तो विशेषण तो है कृष्ण, और सर्प का मतलब क्या है, जो सर्प है, सर्प में क्या है, सर्प है विशेष्य, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता किसकी बताई जा रही है, सर्प की, और क्या विशेषता बताई गई है, कृष्ण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य होते हैं तो वहां हमारा कौन सा समास होता है, वहां हमारा कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे के समास पर चर्चा करेंगे। ये हो गया हमारा कर्मधारय समास, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ देखे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले समास पे। इसके बाद जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम अभी चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग समास देखने वाले हैं वो हम कौन सा देखने वाले हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, देखिए जैसे आप द्वंद्व समास को पढ़ते हैं तो इसमें वर्ड आया है द्वंद्व। अब द्वंद्व का मतलब किससे होता है, द्वंद्व एक प्रकार के युद्ध को कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई युद्ध है वो कैसे लोगों के बीच में होता है, या तो वो कैसे होंगे, समानता वाले बिल्कुल व्यक्ति होंगे। अब जो द्वंद्व वाला युद्ध है भाई किसी ऐसे के बीच में तो होगा नहीं कि एक दल बिल्कुल कमजोर हो और एक दल बिल्कुल बलवान हो, तो ऐसे के बीच युद्ध नहीं होता। जो युद्ध होता है बिल्कुल बराबरी वालों के बीच में होता है। ऐसे यहाँ इस समास में जो पद आते हैं वो भी कैसे आते हैं जरा समझिए, या तो तालमेल वाले शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे, तालमेल वाले शब्द, तालमेल वाले शब्द होंगे। या तो दूसरा हम इनको क्या भी कह सकते हैं, एक दूसरे का अर्थ पूरा करने वाले, एक दूसरे का अर्थ पूरा करने वाले, अर्थ पूरा करने वाले, ये भी शब्द आ सकते हैं यहाँ पे। तीसरे क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द भी आ सकते हैं। क्या भी आ सकते हैं, विपरीत शब्द भी, विपरीत शब्द। और कैसे आ सकते हैं, समान लिंगी शब्द भी आ सकते हैं, समान लिंग वाले शब्द, ठीक है। तो ये सारे शब्द जब आपस में आएंगे एक सामासिक पद के रूप में, तो ये जो सारे ही उदाहरण होंगे वे हमारे किस समास के अंतर्गत जाएंगे, वे हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनकी और क्या विशेषताएं हैं वो भी जान लीजिए। एक तो ज्यादातर अगर आपका द्वंद्व समास का उदाहरण आएगा तो उनके बीच में आपको योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, इस प्रकार का चिन्ह। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आएगा, कहीं कहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके कैसे आपके जो द्वंद्व समास है वहां हमें इसके सामासिक उदाहरणों के बीच में क्या मिल जाता है, योजक चिन्ह लगा हुआ भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए जरा इनके उदाहरणों को समझते हुए और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो और जानते हैं। चलिए शुरू करेंगे जरा। देखिए अब यहाँ कई प्रकार के शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, एक दूसरे का अर्थ पूरा करने वाले, एक दूसरे के विपरीत, समानार्थी, समानलिंगी। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द आया माता पिता। क्या आया, माता पिता। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीतार्थी शब्द है। और क्या आया, शीतोष्ण। शीतोष्ण में भी जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, शीत और उष्ण। ठीक है, और देखेंगे जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस पास, आस पास। और देखिए जरा इधर उधर, इधर उधर। और देखेंगे जरा अपना पराया,
तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे आपके जो शब्द हैं आपके किस समास के अंतर्गत आते हैं? ये सभी आपकी कहाँ आ रही है? सभी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे जरा, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण कृष्णार्जुन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अभी समानलिंगी हो गए कृष्ण और अर्जुन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ ऐसे क्या आते हैं, ऐसे शब्दों का जोड़ा आता है जो या तो एक दूसरे का अर्थ पूरा कर रहा होगा, या एक दूसरे के तालमेल वाले शब्द होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, और कहीं कहीं उनके बीच में क्या भी आ सकता है, योजक चिन्ह लगा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये समास जितने हमने पढ़े, इतने जो की पॉइंट्स हमने पढ़े वो आपको समझ आए होंगे। बाकी आगे के जो हमारे भेद रह गए हैं उन्हें हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।